राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान जी के शॉर्ट नोट्स में। दोस्तों, 10वीं कक्षा की पुस्तक है राजस्थान अध्ययन, उसका अपन अध्ययन कर रहे थे। उसका पहला अध्याय चल रहा था अपने राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय। उसके संबंध में मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी है। आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। तो राजस्थान की जो भी प्राचीन सभ्यता है उसके संबंध में जो भी अपने 10वीं कक्षा की पुस्तक में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हो उसके संबंध में आज अपन चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो पहली सभ्यता रहेगी कालीबंगा सभ्यता। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और इसकी खोज किसने की? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष के द्वारा। कब की गई? तो 1952 में की गई। कब की? 1952 में। और उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? तो उत्खनन कार्य बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा किया गया। और कब किया गया? तो 1961-62 में किया गया। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में और खोज अमलानंद घोष के द्वारा। नेक्स्ट, यह सभ्यता 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। कितनी प्राचीन है? तो 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। फिर यह सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कौन सी? घग्गर नदी के तट पर। और घग्गर नदी के और भी क्या नाम है? तो एक तो सरस्वती नाम है और एक दृश्यवती नाम है। किसका? घग्गर नदी का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा। तो कालीबंगा नाम किसके कारण पड़ा? तो खुदाई में जो काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई उसके कारण इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा? कालीबंगा पड़ा। नेक्स्ट आगे है, पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ क्या होता है? तो पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ क्या होता है? चूड़ी होता है। क्या होता है? चूड़ी। नेक्स्ट दोस्तों आगे है, उत्खनन में इस सभ्यता से 5 स्तर सामने आए। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था फर्स्ट ग्रेड में, आज पूछा गया था एक बार कि उत्खनन में कि जो कालीबंगा सभ्यता है इसका उत्खनन कितने चरणों में या कितने स्तर में किया गया? तो 5 स्तर में किया गया। तो दोस्तों इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखना कि उत्खनन इस सभ्यता में 5 स्तरों में सामने आए, मतलब इसका उत्खनन 5 स्तरों में किया गया। देखो, पहले 2 स्तर उसका जब उत्खनन किया गया तो इसमें जो अवशेष प्राप्त हुए तो वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन अवशेष थे पहले 2 चरणों में जो उत्खनन किया गया। फिर दूसरे चरण में 3 चरण है, 3 स्तर है, उसका जब उत्खनन किया गया तो उसमें जो अवशेष प्राप्त हुए वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। किसके? हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, फिर कालीबंगा सभ्यता है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहली है प्राक हड़प्पा सभ्यता और दूसरी है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो है प्राक हड़प्पा सभ्यता और दूसरी है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट आगे का तथ्य रहेगा कि मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता है। किसमें? मिट्टी की जो ईंट है उसको धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे रहेगा, उत्खनन में मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले एवं हल्के थे। अवशेष कैसे थे? पतले एवं हल्के थे और उनमें सुंदरता एवं सुडोलता का अभाव था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आगे का तथ्य रहेगा कि प्राप्त बर्तनों का रंग कैसा था? तो प्राप्त बर्तनों का रंग लाल था और जिन पर काली एवं सफेद रंग की रेखाएं खींची गई थी। जिन पर काली एवं सफेद रंग की रेखाएं खींची गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसमें तथ्य है कि जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ये सब कोई जानकारी है इसकी कि जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? तो कालीबंगा सभ्यता से मिले। फिर एक साथ 2 फसलों को उगाने के साक्ष्य मिले। कहाँ से? तो कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट है, कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की शवदान की पद्धतियों की जानकारी मिलती है। किसकी? शवदान की पद्धतियों की जानकारी मिलती है। कहाँ से? कालीबंगा से। फिर एक बच्चे की कंकाल की खोपड़ी से 6 छिद्र मिले। कितने? 6 छिद्र मिले और बच्चे की खोपड़ी से, जिसमें मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण मिलता है। मतलब एक बच्चे की खोपड़ी, जो बच्चे की कंकाल है उसकी खोपड़ी से 6 छिद्र मिले। मतलब ये इससे ये तथ्य सिद्ध होता है कि यहाँ के जो नागरिक थे उनको शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी थी। किसके? शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी थी। ठीक है, क्योंकि एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी से 6 छिद्र मिले, इससे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और उत्खनन में क्या क्या चीज़ें मिली? तो बैलगाड़ी, खिलौना बैलगाड़ी मिली, फिर हवन कुंड, फिर लकड़ी की नाली और बेलनाकार मोहरे आदि प्राप्त हुई। कहाँ से? तो अपने कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई। तो ये दोस्तों ये कालीबंगा सभ्यता से महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आगे रहेगी अपने आहट सभ्यता। कौन सी? आहट सभ्यता। आहट सभ्यता कहाँ पर है? तो आहट सभ्यता कहाँ पर है? आहट सभ्यता है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। और कौन सी? तो आहेड़ नदी के तट पर है। कौन सी? आहेड़ नदी के तट पर स्थित है आहट सभ्यता। नेक्स्ट, यह 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले। कहाँ से? तो यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए आहट सभ्यता से वो 4000 वर्ष पुरानी और पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए आहट सभ्यता से। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई थी। मिट्टी के टीले के नीचे यह सभ्यता दबी हुई थी, जिसे धूलकोट कहते हैं। किसको? धूलकोट कहते हैं। और ठीक है, इस आप तथ्य को याद रखना कि धूलकोट किसे कहते हैं? तो आहट सभ्यता को कहते हैं। और ये एक मिट्टी के टीले के नीचे दबी हुई थी, जिसे धूलकोट कहा जाता है। कौन से? मिट्टी का टीला। नेक्स्ट, इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। आहट सभ्यता का उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, एक ही व्यास। फिर रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा?
रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा और एच डी सांकलिया के द्वारा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी सीईटी में पूछा गया है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। उत्खनन कार्य सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास, फिर रतन चंद्र अग्रवाल, फिर रतन चंद्र अग्रवाल और एच डी सांकलिया के द्वारा। नेक्स्ट, लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई ईंटों का प्रयोग करते थे। तो लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग करते थे। ठीक है, फिर इस सभ्यता के लोग मृतकों को गहनों एवं आभूषण के साथ दफनाते। इस लाइन को आप अच्छे से ध्यान रखना कि लोग जो थे मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे। किसको? गहनों या आभूषणों के साथ दफनाते थे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना। फिर उत्खनन में सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन मिले, जो आहार को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली सभ्यता का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। दोस्तों याद रखना कि इस सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन मिले जो आहार को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। ठीक है, और आहार का दूसरा नाम क्या है? तो ताम्रवती। क्या है? ताम्रवती आहार का दूसरा नाम है। तांबे के औजार उपकरणों का सर्वाधिक प्रयोग इसी आहार सभ्यता में हुआ है। तांबे के सर्वाधिक औजार एवं उपकरणों का सर्वाधिक प्रयोग इसी सभ्यता में हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आगे की सभ्यता रहेगी अपने गिलुंड सभ्यता। कौन सी? गिलुंड सभ्यता। कहाँ पर है गिलुंड सभ्यता? तो राजसमंद जिले में। कौन से? राजसमंद जिले में। और कौन सी नदी के तट पर है? तो बनास नदी के तट पर है। कौन सी नदी के? बनास नदी के तट पर। और इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी? तो गिलुंड सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। उत्खनन कार्य किसने किया? तो 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया। किसके? 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में गिलुंड सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया, जो राजसमंद जिले में है। ठीक है, फिर 1998 से 2003 के मध्य पूना के बीएस सिंधे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन हुआ। उत्खनन दो बार हुआ, एक तो 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में, और जब 1998 से 2003 के मध्य हुआ तो बीएस सिंधे एवं प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में हुआ। तो दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी आप याद रखना। फिर यहाँ से कौन किसके अवशेष मिले? तो ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले। कहाँ से? गिलुंड सभ्यता से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले, जिसका समय 1900 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना पूर्व निर्धारित किया गया। दोस्तों ध्यान में रखना, 1900 से 1700 ईसा पूर्व इसका समय निर्धारित किया गया ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष का। फिर गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। एक थे सादे, काले, फिर पॉलिशदार, फिर भूरे, फिर लाल काले जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे और लाल काले मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। उत्खनन तो मिट्टी के खिलौने, उत्खनन में क्या प्राप्त हुआ? तो मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए, पत्थर की गोलियां प्राप्त हुई, फिर हाथीदांत की चूड़ियां प्राप्त हुई। किसमें? अपने गिलुंड सभ्यता में। ठीक है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण नोट है, इसको आप ध्यान में रखना कि गिलुंड सभ्यता में आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ। दोस्तों याद रखना, गिलुंड सभ्यता में आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ, जबकि जो आहार सभ्यता थी उसमें धूप में जो पकी हुई ईंटें थी उसका प्रयोग किया गया था। दोनों चीज़ों का ध्यान में रखना कि गिलुंड सभ्यता में आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया, जबकि आहार में नहीं किया गया था। ठीक है दोस्तों, आहार में धूप में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे है बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कहाँ पर है? तो बागोर सभ्यता कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और कौन सी नदी के तट पर है? तो कोठारी नदी के तट पर है। ठीक है दोस्तों, उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? तो वी.एन. मिश्र के निर्देशन में 1967 ईस्वी में इसका उत्खनन कार्य किया गया। किसका? बागोर सभ्यता का, भीलवाड़ा जिले में और कोठारी नदी के तट पर है। और इसमें उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ? तो प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। कौन से? प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जो 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। कौन से? 4 से 5000 ईसा पूर्व के अवशेष माने जाते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल के सभ्यता के अवशेष। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने के प्रमाणिक है। मतलब यहाँ के लोग शिकार करने के लघु पाषाण उपकरणों का उपयोग करते थे, माइक्रोलिथ का उपयोग करते थे। ठीक है, लघु पाषाण उपकरणों को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। कहाँ से? बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। इसमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखना, बागोर से तांबे के उपकरण तो प्राप्त हुए और इस पर एक छेद वाली सुई भी प्राप्त हुई। कौन सी? छेद वाली सुई प्राप्त हुई। तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपने छेद वाली सुई कहाँ से प्राप्त हुई? तो बागोर सभ्यता से प्राप्त हुई। फिर एक और महत्वपूर्ण है कि कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। दोस्तों ये भी चीज़ महत्वपूर्ण है कि कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कृषि एवं पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए? तो कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य अपने बागोर भीलवाड़ा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट याद रखना, नेक्स्ट एक और चीज़ है कि बागोर है तो मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल एवं लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र माना जाता है। कौन सा? बागोर है मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र माना जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। तीनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बागोर सभ्यता होगी। नेक्स्ट आगे है गणेश सभ्यता। कौन सी?
गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे है? नीम का थाना सीकर में। कहाँ पर है? नीम का थाना सीकर में। कौन सी नदी के तट पर है? तो कांतली नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर? कांतली नदी के तट पर। और कौन सी सभ्यता? तो ताम्रयुगीन संस्कृति का प्रमुख का महत्वपूर्ण स्थल है। कौन सी? ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? तो